हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24x7 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप मस्त जबरदस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। चलिए भैया, आज बात कर लेते हैं हम भाग 4 के, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कहाँ से आए, कैसे आए, उसमें कितने अनुच्छेद है, सभी पर आज हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं। ओके भैया, देख लेते हैं कि इसमें है क्या। देख लेते हैं कि जैसे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो वह हमें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है, कैसे है। चलिए बात कर लेते हैं कि जो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, यह आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से भैया? आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें कुल कितने अनुच्छेद है। दोस्तों, इसमें 36 से लेकर 51 अनुच्छेद के बीच में है। दोस्तों, इसे एक बात और कि इसे दोस्तों मतलब कि इसे आप न्यायालय में इसके अंतर्गत जितने भी कमी होंगी या लाभ होंगे, आप उससे आपको हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप इन मतलब कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बीच में अगर राज्य प्रावधान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप ये डिस्कशन नहीं कर सकते न्यायालय में। मतलब कि आप इसे न्याय के तौर पर प्रशासित नहीं करवा सकते। ओके, चलिए बात कर लेते हैं इसमें क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है। दोस्तों, इसमें कह रहा है अनुच्छेद 36 में परिभाषा का मतलब है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो भी परिभाषा है वो अनुच्छेद 36 में दिया गया है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में कह रहा है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। यानी कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा, यानी कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि राज्य का जो भी राज्य का प्रशासक है, अगर वो चाहेगा तो आप पर भैया उपकार करेगा, अगर चाहेगा तो नहीं उपकार करेगा। लेकिन आप कह देंगे कि वो हमें पोषण या रोजगार के बारे में प्रावधान नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा स्टेटमेंट ले जाकर कोर्ट में नहीं पेश कर सकते। वहाँ पर आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे मतलब न्यायिक सुविधा से अलग किया गया है अनुच्छेद 37 के तहत। तो देख सकते हैं कि बोल रहा है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक, अब बात इसके पिछले वीडियो में हमने जब बात किया था कि वो क्या था, मूल अधिकार को आप न्यायालय में सीधे तौर पर ले जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के तहत, और सुप्रीम कोर्ट मतलब कि अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अर्थात 226 के तहत। ठीक, लेकिन इसमें नहीं ले जा सकते। अब बात कर रहा है अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 में कह रहा है लोक कल्याण की अभिवृत्ति, यानी कि जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति के जीवन के बारे में अभिव्यक्ति मतलब उसके जीवन की वृद्धि के लिए राज्य जिम्मेदार होगा। फिर कहता है अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। दोस्तों, 39 में कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात मतलब कि कोई कार्य, ठीक, सपोज दैट मान लीजिए कोई कार्य है, यहाँ पर मान लीजिए क्या, यहाँ पर मेल और फीमेल, ठीक, और ये दोनों क्या है कि एक टीचर हैं, ठीक, दोनों ही टीचर हैं, ये भी एक अध्यापक है, ये भी एक अध्यापक है, तो दोनों कार्य कर रहे हैं, ठीक, दोनों कार्य कर रहे हैं, तो दोनों के लिए समान वेतन होनी चाहिए, समान कार्य पर समान वेतन। और ऐसा ना हो कि भैया मान लीजिए जो पुरुष है वो टीचर है और जो महिला है वो प्रिंसिपल है, क्या भैया, प्रिंसिपल है, तो समान वेतन नहीं हो, क्योंकि उनके कार्य अलग अलग हैं। जो कार्य अलग अलग होंगे तो समान मतलब वेतन भी अलग अलग होगा। इसमें बस इतना कह रहा है कि अनुच्छेद मतलब 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर जो कार्य दोनों समान रूप से कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन दिया जाएगा अनुच्छेद 39 के तहत। अब भैया बात कर लेते हैं 39 क में बोल रहा है कि निःशुल्क विधि सहायता। दोस्तों, निःशुल्क विधि सहायता जैसे कि अगर आपको जो भी विधि बनाई गई है, अगर आप सक्षम नहीं तो सरकार द्वारा आपको सहायता प्रदान की जाएगी। इसे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में 76 के तहत जोड़ा गया था। ओके दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसे 42वां मतलब मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था 39 क में, ये बात याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन की बात किया गया। दोस्तों, ये अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ग्राम पंचायतों का संगठन मतलब कि पेपर में कई बार इस अनुच्छेद को दोहराया गया है, यानी कि आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कह रहा है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी। दोस्तों, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास, जिसे कहते हैं ना कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी, जैसे कि आप
सक्षम नहीं है तो आपकी सरकार के द्वारा प्रावधान किया जाएगा कि आप इस कार्य को कर सकें। ओके, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में कह रहा है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि बोला है कि न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना है। यानी कि जैसे अगर आप देखेंगे कि राज्य जैसे कि अगर आप देखेंगे जैसे कि आपको राशन मिलता होगा, बिल्कुल, विधवा पेंशन, विकलांगों के लिए साइकिल मिलती होगी, ये सब राज्य करती है। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी राज्य कानून, जैसे कि आप सुने होंगे कि वो जो पोषण दिया जाता है ना, तो वो सब इसी के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 46 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 46 में कह रहा है कि निर्वाह योग मजदूरी। निर्वाह योग मजदूरी का मतलब यह है, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कह रहा है कि निर्वाह योग मजदूरी, यानी कि अगर आप एक कोई कंपनी के मालिक हैं या तो आप किसी व्यक्ति से कार्य करवा रहे हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से कार्य करवा रहे हैं, उन्हें इतना तनख्वाह दो, या हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो मुझे इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए कि हमारी परिवार, जो भी हमारा परिवार है वो चल सके, ठीक, यानी कि बोल रहा है कि निर्वाह मजदूरी, यानी कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, ठीक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप देखेंगे एक ट्रिक बनाया है, देखिए इसमें बोला है दमन। दमन का मतलब जैसे कि द से क्या हो जाएगा, दशाएं, ठीक, द से दशाएं हो जाएगा, म से मनोचित, ओके, और न से निर्वाह। अगर देखेंगे दमन में अनुच्छेद कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 41, ये हो जाएगा भैया 42, ये हो जाएगा 43, यानी कि दमन से आप दमन किसका होगा, 41, 42, 43 का, ठीक। 41 से हो जाएगा दशाएं, 42 हो जाएगा मनोचित और 43 हो जाएगा निर्वाह, ठीक। अब बात कर लेते, इतना हुआ। अभी ये तो हमने कार्य बता कि कैसे वेतन दिया जाए। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 43 का, यानी कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि आज रखे कल निकाल दें। अगर आप पर्टिकुलर किसी जॉब में हैं तो वो ऐसा नहीं को निकाल दें, वहाँ उनकी सहमति ली जाती है, ओके, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में बोल रहा है दोस्तों समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप बोल रहा है, मतलब इसमें समान सिविल संहिता का मतलब है कि किसी धर्म, आप किसी धर्म की बात कर लें, कोई भी धर्म हो उसका विवाह और तलाक समान रूप से होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालक, 6 वर्ष से कम आयु के बालक जितने भी बालक हैं उनके स्वस्थ मतलब स्वस्थ पर ध्यान कौन देगा, राज्य सरकार देगा। और बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है ना 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा, मतलब इसमें मतलब कम स्पेशल है, इसलिए हमने नहीं लिखा, हम बता दे रहे हैं कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना आपके अनुच्छेद 45 के तहत है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या कह रहा है कि SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण, जिसमें SC ST OBC की आरक्षण की बात कही गई है, वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 46 है। अब बात कर लेते हैं दोस्त अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में कह रहा है कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। जैसे कि दोस्तों सरकार ऐसी योजनाएं लागू करे जिससे मतलब कि उनके जो नागरिक हैं, उनके जो क्या कहते हैं लोग हैं, उनको पोषायुक्त मतलब पोषायुक्त आहार दिया जाए ताकि उनका शारीरिक मानसिक सब कुछ विकास हो सके, बिल्कुल, वो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। अब दोस्तों अनुच्छेद 48 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 48 में कह रहा है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, जैसे कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 के अंतर्गत देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का दोस्तों ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसका मतलब महत्वपूर्ण होने का कारण पहले सुनिए। इसमें कह रहा है कि पहली बात तो ये मूल संविधान में था नहीं, इसे जोड़ा गया। और दूसरी बात यह है कि यह पर्यावरण व अन्य जीव पर, इस समय जो वर्तमान स्थिति चल रही है भैया, पर्यावरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, इसकी वजह से यह और महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे देखिए अनुच्छेद 48 का में कह रहा है कि पर्यावरण वन्य जीव
की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। यानी कि जितने भी हमारे पर्यावरण के आसपास में जितनी भी, जैसे कि बोल लगाया जा रहा है ना कि वो सफाई अभियान और उसके अंतर्गत मतलब कि मतलब कि गाय गोरू जितने आपके अन्य जीव जंतु हैं सभी को संरक्षित किया जा रहा है, इसी के तहत किया जा रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 49। दोस्तों अनुच्छेद 49 में क्या है कि मतलब क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, मतलब कि जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं जो पुराने कह सकते हैं एक तरह से कि पूर्वजों के, जैसे आपका ताजमहल हुआ, इंडिया गेट हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया हुआ, आदि जितने भी इमारत है, कुतुब मीनार हुआ, सभी की सुरक्षा कौन करेगा? हाँ, मतलब सरकार का यह दायित्व तो है, यानी कि यह जिम्मेदारी है कि वह उसकी सुरक्षा करे। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण की बात कही गई है। अब दोस्तों अनुच्छेद 51 में कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। यानी कि दोस्तों हम ये नहीं है कि हम अपने घर में ही शांति रखें, जैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जितने देश विदेश हैं सभी को शांति पूर्वक की भावना उत्पन्न करें, ताकि हमारा जो विश्व है वह शांत माहौल से रहे। अभी इस समय तो युद्ध चल रहा है, देख ही रहे हो। ठीक है, अनुच्छेद 51 की बात कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अब दोस्तों इसी के अंतर्गत जो हमारा जो भारत देश था वो यूएनओ का सदस्य बना था अनुच्छेद 51 के ही तहत। देखिए इसमें कह रहा इसी आर्टिकल के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जय मां सरस्वती।